आज़ादी। किस्त नंबर 12। प्रकाश को होश आया तो वो अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। करीब ही उसके माँ बाप खड़े। उसकी छोटी बहन पूनम भी एक तरफ उदास खड़ी थी। पूनम की उम्र 21 साल थी और वो बेहद हसीन थी। चंद माह बाद उसकी शादी होने वाली थी। होश में आने के बाद प्रकाश आंखें मिचमिचा के अपने चार अतराफ देखने लगा। उसे हर चीज धुंधली लिपटी महसूस हो रही थी। सर इस तरह भारी हो रहा था जैसे मनो बोझ लाद दिया गया हो। वो आंखें बंद करके हाथों से कनपट्टियां मसलने लगा। जब दोबारा आंखें खोली तो छाई हुई धुंध छटी हुई थी। वो चेहरे जो चल लम्हे पहले दबीज धुंध में लिपटे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगे। फिर अपने सामने बाप का चेहरा देखकर जैसे वो पूरी तरह होश में आ गया और एक झटके से उठकर बैठ गया। पिताजी आप। वो हकला कर रह गया। वो अपने बाप से बेहद डरता था और उनके सामने कभी शराब तो क्या सिगरेट तक नहीं पिया था। होश आ गया साहिबजादे को। उसके बाप के मुंह से गुर्राहट निकली। शर्म नहीं आती तुम्हें? बाप की इज्जत इस गंदी नालियों में रुलाते हो। माफ कर दी पिताजी। प्रकाश हकलाया। दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। मगर मुझे यहाँ लाया कौन था? मैं तो लाता कौन? राय साहब फिर गुर्राए। तुम्हारे वो नाहनजात दोस्त ही छोड़ गए हैं। दरवाजे के सामने गंदी नाले में पड़े हुए थे। अगर मोहल्ले का कोई आदमी तुम इस तरह नाली में पड़े देख लेता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारी बहन की शादी होने वाली है। अगर इसके ससुराल वालों को तुम्हारी इन हरकतों का पता चल गया तो। वो एक लम्हे को खामोश हुए, फिर बीवी की तरफ देखते हुए बोले, अपने लाडले को समझाओ। आइंदा अगर इसने शराब को हाथ लगाया तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। माफ कर दी पिताजी, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरे दोस्तों ने जहन्नुम में गए तुम्हारे दोस्त। राय साहब ने धाड़ते उसकी बात काट दी। आइंदा मैं इस किस्म की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। राय साहिब कहते हुए कमरे से निकल गए। माँ देर तक प्रकाश को समझाती रही और प्रकाश सर झुकाए खामोशी से सुनता रहा। जब माँ और पूनम भी कमरे से चली गई तो उसने सर उठाकर सामने दीवार पर लगे क्लॉक की तरफ देखा। 3:15 बज रहे थे। रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। वो पिछली रात के बारे में सोचने लगा। वो हिना के साथ दिलहोजी होश किया था और फिर उसे सबको याद आ गया जो दिलहोजी होश के कमरे में हुआ था। उसने खूब शराब पी थी और शायद शराब पीकर ही हवास खो बैठा था, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो घर कैसे पहुंचा। मुमकिन है हिना उसे घर के दरवाजे पर छोड़ गई हो और वो नाली में गिर पड़ा हो जहां से उसके घर वालों से उठाया हो। वो एक बार फिर हिना के तस्वुर में खो गया। रात को कमरे में बंद होने के बावजूद वो नाकाम रहा था। रात धीरे धीरे बीतती रही। प्रकाश अपनी चारपाई पर करवटें बदलता रहा। रात के बाकी हिस्से में वो एक लम्हे को भी आंख नहीं झपक सका था। उसके ज़हन में बार बार हिना का तस्वुर उभर रहा था। वो हिना के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी और इतनी जल्दी उससे बेतकल्लुफ क्यों हो गई थी। गुलाबदीन की माँ ने बताया था कि उस फैक्ट्री की मालिक की सेक्रेटरी है जहाँ गुलाबदीन को नौकरी मिली थी और वो गुलाबदीन का पैगाम लेकर आई थी। लेकिन गुलाबदीन की माँ ने ये नहीं बताया था कि उसे किस फैक्ट्री में नौकरी मिली थी। ना ही उसने हिना से पूछा था कि वो कहाँ काम करती है। सुबह की रोशनी तुलू होते ही प्रकाश ने बिस्तर निकल आया। उसका सर अभी तक बोझल हो रहा था। रात भर जागने से कसलबंदी भी थी। वो बिस्तर से निकलते ही बाथरूम में घुस गया। सर्दी के बावजूद उसने ठंडे पानी से गुस्ल किया जिससे उसे खासा सुकून मिला। वो बाथरूम से निकला ही था कि पूनम चाय का कप ले आई। वो रोजाना तकरीबन इसी वक्त उठा करता था और पूनम ही उसके लिए बेड टी लेकर आया करती थी। चाय पीने के बाद प्रकाश ने लिबास तब्दील किया और खामोशी से घर से बाहर निकल गया। उसका रुख गुलाबदीन के घर की तरफ था। जब वो गुलाबदीन के घर पहुंचा तो उसकी माँ नाश्ता करने के बाद बावर्ची खाने में बैठी बर्तन धो रही थी। अरे प्रकाश, तुम इतनी खैरियत तो है ना? माँ ने उसे देखते पूछा। गुलाबदीन कहाँ है माँ जी? प्रकाश ने पूछा। वो तो कंपनी के काम से अमृतसर गया हुआ है। कल शाम को हिना यही तो बताने आई थी कि वो 2-3 दिन बाद वापस आएगा, माँ ने जवाब दिया। गुलाबदीन को किस फैक्ट्री में नौकरी मिली है और हिना कौन है? प्रकाश ने पूछा। ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन हिना फैक्ट्री के मालिक की सेक्रेटरी है, माँ ने बताया। लेकिन कौन सी फैक्ट्री? क्या हिना ने भी नहीं बताया? नहीं बेटा, उसने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन बात क्या है? तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? रात को सोए नहीं क्या? माँ ने उसके चेहरे पर नजर जमाते पूछा। कुछ नहीं माँ जी, रात को नींद नहीं आ सकी, मैं शाम को आऊंगा, प्रकाश कहते हुए कमरे से निकल गया। घर पहुंचकर उसने नाश्ता किया और दफ्तर रवाना हो गया। दफ्तर में वो दिन भर परेशान रहा। वो दोबारा गुलाबदीन और हिना के बारे में सोचता रहा। गुलाबदीन को किस फैक्ट्री में मुलाजमत मिली थी और हिना कौन थी? वो रात को उसे नशे में मदहोश छोड़कर क्यों चली गई थी? 5 बजे वो दफ्तर से निकलकर सीधा घर आया। 6 बजे के लगभग वो गुलाबदीन के घर जाने की सोच रहा था कि पूनम के कमरे में दाखिल होकर बताया कि उसके किसी दोस्त का फ़ोन है। उठकर बैठक में आ गया जहाँ टेलीफोन रखा था।
बैठक में उस वक्त राय साहिब और उनके दोस्त बैठे हुए थे। फोन का रिसीवर मेज पर रखा हुआ था। प्रकाश ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रकाश मैं गुलाबदीन बोल रहा हूँ। मेरे बारे में किसी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मैं इस वक्त बड़ी मुसीबत में हूँ। तुम मेरी मदद कर सकते हो। कल शाम हिना नाम की जिस लड़की से तुम्हारी मुलाकात हुई थी वो इस वक्त आर्य समाज ओवर लिंक रोड के मोड़ पर तुम्हारी मुंतजिर है। उसके साथ आ जाओ। तुम कहाँ से बोल रहे हो? फोन पर नहीं बता सकता। दूसरी तरफ से प्रकाश ने बात काट दी। यहाँ आओगे तो तफसील से बताऊंगा। मामला क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। प्रकाश ने कुछ कहना चाहा लेकिन दूसरी तरफ से लाइन कट गई। उसने रिसीवर रखते बाप की तरफ देखा और खामोशी से कमरे से निकल आया। सिर्फ 1 मिनट बाद वो दूसरे दरवाजे से मकान से बाहर निकल रहा था। गली से निकलकर वो आर्य समाज रोड पहुंच गया और तेज तेज कदमों उठाता लिंक रोड की तरफ चलने लगा। लिंक रोड के मोड़ पर पहुंचकर वो रुक गया और मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। हिना उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। हिना के ख्याल से उसके दिमाग में एक बार फिर सनसनी सी होने लगी थी। उसे सुबह ही से किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था और गुलाबदीन के फोन ने इसकी तस्दीक कर दी थी। ये साबित हो गया था कि गुलाबदीन को ना तो किसी फैक्ट्री में नौकरी मिली थी और ना ही वो अमृतसर गया हुआ था, बल्कि इसी शहर में मौजूद था। लेकिन वो कहाँ था और किस मुसीबत में फंसा हुआ था, और ये कि वो खुद किस तरह उसकी मदद कर सकता था। प्रकाश सड़क पर खड़ा सोच रहा था कि एक पुरानी सी कार उसके करीब आकर रुकी। स्टीयरिंग के सामने लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा बैठा हुआ था। आ जाओ प्रकाश। प्रकाश ये सुरीली आवाज़ सुनकर चौंक गया। उसने झुककर देखा। कार की पिछली सीट पर हिना बैठी हुई थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और कार हरकत में आ गई। कार कुछ देर लिंक रोड पर चलती रही, फिर शंकर रोड पर मुड़ गई और वहां से एक रोड घूम गई। सेक्रेटेरिएट के अकम में वाकई इलाका सरे शामी वीरान हो जाता था। डेर प्रकाश, तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधना पड़ेगी। मुझे यकीन है तुम इनकार नहीं करोगे। हिना ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो और मेरा दोस्त गुलाबदीन कहाँ है? प्रकाश ने पूछा। हम तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास ही ले जा रहे हैं। तो मेरे बारे में भी तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, लेकिन पहले आंखों पर पट्टी। हिना ने मायनेखेज अंदाज में मुस्कुराते बात अधूरी छोड़ दी और प्रकाश की तरफ झुककर उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगी। प्रकाश ने कोई मुजाहमत नहीं की। कार अब उस इलाके में पहुंच चुकी थी जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खाने और सफारतकारों के वसी और इस बंगले वाक़ थे। और फिर वो क्लब रोड पर तुगलक रोड से गुजरती मौलाना आज़ाद रोड पर आ गई। फिर कुछ ही देर बाद एक बंगले में दाखिल होकर रुक गई। प्रकाश की आंखों से पट्टी खोली गई तो उसने अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाया जिसकी दीवारें बिल्कुल सपाट थी और फर्श भी बरहना था। सामने कुर्सी पर गुलाबदीन बंधा पड़ा था। उसके फटे हुए होंठों पर खून जमा हुआ था और बाईं आंख सूजी हुई थी। आंख के नीचे रुखसार पर नीला सा धब्बा पड़ा हुआ था। साफ जाहिर हो रहा था कि उसकी पिटाई की गई थी। एक दीवार के करीब मेज पर टेलीविजन और वीसीबी रखा हुआ था। कमरे में 2 आदमी और भी थे, जिनमें एक दुबला पतला सा था और दूसरा लंबे कद का भारी कर भरकम आदमी, जिसके गुलमुछों को देखकर ही खौफतारी हो रहा था। ये सब क्या है? प्रकाश ने हिना की तरफ देखा। तुम मुझे कहाँ ले आई हो? मेरे दोस्त को इस तरह क्यों बांध रखा है? कौन हो तुम लोग? इन बातों का जवाब मैं दूंगा मिस्टर प्रकाश, दुबले पतले आदमी ने कहा। तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि हम कौन हैं। अलबत्ता हमारे चंद सवालों का जवाब जरूर दोगे। इनकार की सूरत में हम तुम्हारे साथ जो कुछ करेंगे तुम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकोगे। क्या पूछना चाहते हो? प्रकाश ने इसे घूरा। तुम आजकल इसराइली सफारत खाने में काम कर रहे हो। तुम्हारी कंपनी भी एक मामले में उस सफारत खाने से ताउन कर रही है। हमारी इत्तला के मुताबिक इसराइल के कुछ फौजी माहिरीन कर्रा दहली आ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो किस फ्लाइट से यहाँ पहुँचेंगे। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता और ना ही इसराइली सफारत खाने से मेरा कोई ताल्लुक है। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। प्रकाश ने खुश लहजे में जवाब दिया। झूठ तुम्हारे नुकसानदेह होगा मिस्टर प्रकाश, दुबले पतले आदमी ने कहा। वो शाहरुख था। प्रकाश, कुछ मत बताना इन्हें, ये गैर मुल्की एजेंट हैं। उन्होंने मुझे बहुत मारा है लेकिन मैंने जुबान नहीं खोली। ये मुझसे पूछ रहे थे कि कंपनी हिंदू नौजवानों को भर्ती करके इसराइल क्यों भेज रही है। मैंने बताया कि मुझे कंपनी की मुलाजमत से निकाल दिया है, मैं कुछ नहीं जानता, मगर ये लोग नहीं मानते। गुलाबदीन ने कहा। यह दुरुस्त है कि गुलाबदीन को कंपनी की मुलाजमत से निकाल दिया गया है, लेकिन तुम लोग जानना क्या चाहते हो? 1 मिनट मिस्टर प्रकाश, शाहरुख ने उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। मजीद कुछ कहने से पहले ये फिल्म देख लो। ये फिल्म तुम्हें सच बोलने पर मजबूर कर देगी। शाहरुख ने गुलमुछों वालों को इशारा किया। वो दिल शेर था। उसने आगे बढ़कर पहले टीवी ऑन किया और फिर वीसीबी का बटन दबा दिया। हिना कमरे से बाहर निकल गई थी। टीवी स्क्रीन पर लहरें सी नाचने लगी और फिर जो सीन स्क्रीन पर नजर आया उसे देखकर वो लर्ज उठा। गुज़श्ता रात दिलहोजी हाउस की प्राइवेट रूम में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा था। फिल्म इस मुहारत से बनाई गई थी कि हिना का चेहरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन प्रकाश का चेहरा वाज़े तौर पर नजर आ रहा था।
उन दोनों की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो चुकी थी। प्रकाश ने गुज़श्ता रात नशे में जो कुछ बताया, अब उसे सुनकर उसका दिल डूबा जा रहा था। शाहरुख ने टीवी बंद कर दिया और प्रकाश की तरफ देखकर मुस्कुराते बोला, अगर ये फिल्म तुम्हारे बाप, तुम्हारी बहन के ससुराल वालों और इसराइली सफारतखाने भेज दी जाए तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम्हारा क्या हशर होगा। गुज़श्ता रात तुम ये एतराफ़ कर चुके हो कि बहुत कुछ जानते हो, इसलिए इस सिलसिले में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने तामुन किया तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। क्या जानना चाहते हो? प्रकाश के हलक से मुर्दा सी आवाज़ निकली। उसे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो जानता था कि अगर ये फिल्म इसराइली सफारतखाने भेज दी गई तो यहूदी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ उसके ख़ानदान की इज्जत और बहन की ज़िंदगी का सवाल था। उनके शिकंजे में बुरी तरह फंस गया था। निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि उनसे तामुन किया जाए। इसराइली फौजी माहिरीन कल किस फ्लाइट से आ रहे हैं? शाहरुख ने पूछा। ये मुझे नहीं मालूम। ट्रेनिंग कैंप जमुना के किनारे किस जगह कायम किया गया है, यह भी नहीं मालूम, प्रकाश ने जवाब दिया। लेकिन मालूम कर सकते हो। शाहरुख ने उसके चेहरे पर नजर जमा दी। कल दोपहर तक ये मालूमात हम तक पहुंच जानी चाहिए। कल दोपहर लंच के वक्फे में तुम सफारतखाने की इमारत से बाहर आओगे। हमारा आदमी खुद तुमसे रब्ता करेगा और अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो न सिर्फ ये फिल्म मुतल्लिका लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, बल्कि अगली मरतबा जब तुम्हें यहाँ लाया जाएगा तो इस कुर्सी पर तुम्हें अपनी बहन बंदी भी नजर आएगी। प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। शाहरुख के इशारे पर गुलाबदीन को खोल दिया गया और उन दोनों की आंखों पर भी पट्टियां बांध दी गई। वो मुराद अली था, जो भिखारी के बेस में इसराइली सफारतखाने वाली सड़क पर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। वो हिंदू ही लग रहा था। उसके सामने एक मैली सी चादर बिछी हुई थी जिस पर 5, 10, 25 और 50 पैसे वाले चंद सिक्के बिखरे हुए थे। सफारतखाने की इमारत तकरीबन 75 गज दूर सड़क की दूसरी तरफ थी और जिस तरह मुराद बैठा हुआ था वहां से सफारतखाने का गेट साफ नजर आ रहा था। मुराद अली की बाएं तरफ तकरीबन 20 गज के फासले पर पीपल के दरख्तों के झुंड के नीचे एक होटल भी बना हुआ था। इस किस्म के साइबान होटल ऐसे इलाकों में आमतौर पर नजर आते हैं जहां दफातर वगैरह हों। दफातर के निचले दर्जे के मुलाजमीन को इन होटलों से सस्ता खाना मिल जाता है। यह भी एक साइबान होटल था, लेकिन दूसरे होटलों के निस्बत कदरे साफ सुथरा था। यहाँ चारपाइयों और बेंचों के बजाय स्टील की फोल्डिंग मेजें और कुर्सियां थीं। उस सड़क पर 2 सफारतखाने और भी थे, जिनकी वजह से साइबान होटल में लोगों की आमदोरफ्त भी खूब थी। इस वक्त अगरचे होटल में सिर्फ 3-4 गाहक बैठे हुए थे, लेकिन अली मुराद जानता था कि 15 मिनट बाद जब दफातर में लंच का वक्फा होगा तो यहाँ बैठने को भी जगह नहीं होगी। तो पीपल के दरख्त के तने से टेक लगाए बीड़ी के कश लगा रहा था। उसकी नजरें इसराइली सफारतखाने के गेट पर मौकूफ थी जहाँ लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। ठीक 1 बजे लंच का वक्फा हो गया। इसके चंद दिन बाद लोग बाहर आने लगे। उनमें वो लोग भी थे जो वीज़े या किसी और काम के सिलसिले में आए हुए थे और निचले दर्जे के मुलाजमीन भी। देखते देखते साहिबान होटल की तमाम मेज़ें भर गई। मुराद अली अब भी इसराइली सफारतखाने के गेट की तरफ देख रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद प्रकाश सफारतखाने के गेट से बाहर निकला। उसका रुख साहिबान होटल की तरफ था। उसका एक हाथ कोट की जेब में था और वो मुहतात अंदाज में इधर उधर देखता चला रहा था। जब वो करीब पहुंचा तो मुराद अली उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात वाज़ेह तौर पर देख लिए थे। प्रकाश मुराद अली के पास पहुंचकर रुक गया। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात बढ़ गए थे। उसने कनखियों से इधर उधर देखा और जेब से 50 पैसे का सिक्का निकालकर मुराद अली के सामने फैली हुई चादर पर फेंक दिया। मुराद अली ने अपनी जगह से हरकत नहीं की। वो दरख्त के तने से टेक लगा बैठा नीवा आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। उसे 50 पैसे के सिक्के के साथ कागज की एक छोटी सी गोली भी चादर पर गिरते हुए देख रही थी। वो गोली लुढ़कती हुई उसके पैर के करीब आकर रुक गई। मुराद अली ने गैर महसूस अंदाज में पैर को हरकत देकर गोली को दबा लिया। प्रकाश आगे बढ़ गया। साहिबान होटल में किसी मेज़ पर जगह नहीं थी। उसने खड़े खड़े चाय पी और तेज तेज कदम उठाता सफारतखाने में वापस चला गया। करीब से गुजरते उसने मुराद अली की तरफ देखा तक नहीं। मुराद अली अभी दरख्त से टेक लगाए बीड़ी के कश लगा रहा था। इस दौरान उसने बड़ी खूबसूरती से कागज की गोली उठाकर जेब में डाल ली थी। दफ्तरों में लंच का वक्फा खत्म हो चुका था। साहिबान होटल भी खाली था। मुराद अली ने चादर पर बिखरे हुए पैसे समेट कर जेब में डाले, चादर झाड़कर कंधे पर डाली और कशकोल उठाकर साहिबान होटल की तरफ बढ़ गया। वहां बैठकर उसने चाय पी और पैसे दिए बगैर जय राम जी की सदा बुलंद करता आगे बढ़ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मुराद अली मोती बाग पहुंच चुका था। वहां एक जगह उसने अपना हुलिया तब्दील किया। जब वो दोबारा सड़क पर आया तो उसकी शख्सियत बदल चुकी थी। कुछ दूर जाकर उसने एक टैक्सी पकड़ी और सरदार पटेल रोड पर पहुंच गया। वहां से दूसरी टैक्सी के जरिए मंदिर मार्ग पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने उतरा और फिर तीसरी टैक्सी के जरिए मौलाना आज़ाद रोड की तरफ रवाना हो गया। टैक्सियों में इतने तवील चक्कर उसने इसलिए काटे थे कि वो अंदाज़ा लगाना चाहता था कि उसका ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा।
आखिर में मुतमिन होने के बाद वो मौलाना आज़ाद रोड की तरफ गया। जब वो शाहरुख के बंगले पर पहुंचा तो इस वक्त 3:30 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि उसने यहाँ तक आने में तकरीबन 1.5 घंटा लगा था। तारिक और शाहरुख बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। मुराद अली जब उनके सामने पहुंचा तो उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। उसने जेब से कागज की वो छोटी सी गोली निकालकर शाहरुख के हवाले कर दी, जो प्रकाश ने 50 पैसे के सिक्के के साथ चादर पर फेंकी थी। शाहरुख ने गोली खोलकर कागज को सीधा किया। इसके साथ उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। कागज पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई थी। AL-35 रात 11:40 सफदरजंग जमुना के किनारे। सही लोकेशन का पता नहीं चल सका। इसराइली फौजी माहिरीन आज रात 11:40 पर इसराइली एयरलाइन के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका त्यारा सफदरजंग एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, शाहरुख ने बताया। सफदरजंग, मुराद अली बोला, लेकिन तमाम इंटरनेशनल परवाजें तो पालम एयरपोर्ट पर आती हैं। सफदरजंग एयरपोर्ट पर तो खुद इस्तेमाल करो मुराद अली, शाहरुख से टोक दिया। ऐसा यकीन राजदारी के ख्याल से किया गया है। और ट्रेनिंग कैंप, तारिक ने सवाल निगाह उसकी तरफ देखा। कैंप जमुना के किनारे किसी जगह कायम किया गया है। प्रकाश कैंप की लोकेशन का पता नहीं चला सका, शाहरुख ने कहा। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मुराद अली, तुम फोन पर दिलशेर को बता दो कि वो 7 बजे यहाँ पहुँच जाए। हम 9 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इससे पहले आपस में कुछ बातें तय कर लेना जरूरी है। जाना कहाँ है? मुराद अली ने पूछा। सफदरजंग एयरपोर्ट, शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा। हम इसराइली एयरलाइन के उस तैयारे को लैंड करने से पहले ही तबाह कर देंगे। उन्होंने एयरपोर्ट उसके आसपास बड़े हिफाजती इंतजाम कर रखे होंगे। कैसे मुमकिन है? हम एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम दिलशेर को फ़ोन करके आओ, इसके बाद हम प्रोग्राम तय करेंगे, शाहरुख ने बताया। दिलशेर को फ़ोन पर इत्तला दे दी गई थी कि वो ठीक 7 बजे कोठी पहुंच जाए। वो तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे, मौजूदा गुफ्तगू पर सूरत हाल कर रहे थे।